Hi everyone, good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Morning, sir. Good morning. कितने लोग आ गए आज? आशा, सिद्धेश्वर, सुशांत, आलोक, स्वप्निल, प्रकाश, आलोक, अजय भी आज एक्चुअल में नया वाला लोग इकट्ठे ही है। ठीक है। चलिए, आज नया मॉड्यूल। तब तक किसी की स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि विंडोज में हमें माई सिक्वल ऐप इंस्टॉल करना है। माई सिक्वल और फिर आगे जाके एक और, ऐसे दो हमें सिक्वल, फिर जो भी RDBMS टूल्स है वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अभी के लिए सिक्वल करते हैं, सिक्वल से प्रैक्टिस करेंगे। बट पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये सिक्वल क्या होता है, SQL। जो भी फ्रेशर्स है, जो एक्सपीरियंस्ड है, उनको तो पता है। आज का लेक्चर थोड़ा सा बेसिक ही होने वाला है, क्योंकि एटलीस्ट एक ही लेक्चर में सब में कवर करूंगा। फिर सब मतलब क्या कि जो भी डेटा डेफिनेशन वगैरह लैंग्वेज कंटिन्यू करेंगे, जो कि हम एज अ डेटा साइंटिस्ट करते हैं। हम कभी टेबल क्रिएट नहीं करते खुद से, तो इसलिए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हम नहीं यूज करते। वो शायद डेटा इंजीनियर वाले लोग हम करते हैं, और फिर सिर्फ हम डेटाबेस क्वेरी करते हैं। As a MLOps engineer, sometimes we need to create tables also. But वो tables कैसे होते हैं? वो ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं tables। जैसे कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लॉगिंग है, हमारा एक मॉडल है, मान के चलो मॉडल कुछ इनपुट ले रहा है, कुछ आउटपुट दे रहा है, राइट? तो इनपुट आउटपुट उसको बोलते हैं रिक्वेस्ट बॉडी, रिस्पॉन्स बॉडी, टाइम स्टैम्प, ये सारी चीजें, मॉडल आईडी वगैरह, वो सारी चीजों का एक टेबल बना के वो हमें दे देते हैं। उसको बोलते हैं हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स टेबल। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों दोनों का टेबल, वो हम एक पैरामीटर से एक्टिवेट करते हैं और ऑटोमेटिक बन जाता है टेबल। हमें एक्सप्लिसिटली टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो भी मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। अभी के लिए तो हम सिक्वल क्या होता है इससे स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप क्या कर रहे थे कि CSV फॉर्मेट, CSV फाइल थी आपके पास, इस डेटा को एनालाइज करते थे। कुछ इस तरह दिखता था वो, इस फॉर्मेट में उसको, वो 2 डायमेंशनल डेटा फ्रेम के टाइप। यहाँ पे कुछ कॉलम्स है और कुछ रोज होते थे। बट हम जब कंपनी में रियल लाइफ में काम करते हैं, तब हम CSV फाइल नहीं आती, जनरली नहीं आती। 95% केस में, या फिर 97 98 भी बोल सकते हो, केसेस में हमें फाइलें नहीं दी जाती। हमें दिया जाता है डेटा, मतलब डेटाबेस का टेबल नेम्स, यही दिया जाता है, डेटाबेस के टेबल नेम्स। अब ये टेबल क्या है? टेबल्स आर इक्विवेलेंट टू योर CSV फाइल। अब इसी CSV फाइल को हम बोलेंगे टेबल आज से, सिक्वल की लैंग्वेज में। और यही फाइनली मतलब आपको यही वर्ड इस्तेमाल करना है। आप CSV फाइल कभी नहीं यूज करना इंटरव्यू में या फिर मॉक में। जब मैं पूछता हूँ कि डेटा कैसे गैदर किया, डेटा कैसे प्रोसेस किया, तब आप बोलोगे कि वी फेच द डेटा फ्रॉम डेटाबेस। तो ये डेटाबेस होता क्या है? तो अभी के लिए ऐसा अज्यूम करो वेरी लेमन टर्म में कि ये क्या होता है। लेमन टर्म में हम डेटाबेस जानते हैं शुरुआत में, राइट?
तो डेटाबेस मान के चलो कि एक क्लाउड के ऊपर एक बड़ी सी किसी ने हार्ड डिस्क रखी है, तो उनके अलग अलग सर्वर्स होते हैं अलग अलग रीजन्स में। सर्वर्स क्या होते हैं, नथिंग बट मान के चलो कि ये काफी सारे हार्ड डिस्क यहाँ पे रखी हुई है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जैसे हमारे कंप्यूटर में जनरली होती है, राइट। ये वाली हार्ड डिस्क ये रखी जाती है किसी लोकेशन में, जिसको हम बोलेंगे कलेक्टिवली सर्वर। अब यहाँ पे जैसे कि अब आपने किसी ने जीसीपी के ऊपर काम किया है, तो यूएस सेंट्रल वन, यूएस वेस्ट वन, ऐसे कुछ रीजन्स होते हैं, तो वहां पे फिजिकल लोकेशन में आपका डेटा वगैरह सारे फाइलें वगैरह सेव है। जैसे अगर मैं और एक कह सकते हैं, अब गूगल जो ड्राइव होता है, आप गूगल ड्राइव में कुछ फाइलें आपके ऑडियो वीडियो फाइलें सेव कर सकते हैं। तो वो आपके लोकल में रहता है क्या? नहीं, लोकल लोकल में नहीं रहता, वो गूगल के कहीं सर्वर में स्टोर है आपका डेटा, तो जो ड्राइव वाला डेटा है आपके। वैसे ही सबको लगभग 15 जीबी का उन्होंने स्टोरेज प्रोवाइड किया है, मान के चलो 15 जीबी। तो उनको मेंटेन करने का, वो मशीन मेंटेन करने का चार्ज वगैरह कौन पे कर रहा है? गूगल पे कर रहा है। हम पे कर रहे हैं क्या? नहीं पे कर रहे हैं हम, गूगल हमें फैसिलिटी दे रहा है। वैसे ही कंपनीज क्या करती है, ऐसे ड्राइव को या फिर ऐसे हार्ड डिस्क को या फिर सर्वर के किसी सर्वर में जो भी हार्ड डिस्क प्रेजेंट है, कुछ हार्ड डिस्क कुछ स्टोरेज ले लेती है, और ये इलास्टिक होता है। इलास्टिक मतलब जैसे जैसे मेरे कंपनी की ग्रोथ होगी वैसे वैसे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इनका सर्वर एक एक्स्ट्रा सर्वर्स ले सकता हूँ, एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क ले सकता हूँ मैं। उसके कारण क्या होगा, मेरा स्केलिंग इजी हो जाएगी। नहीं तो फिर मैं अगर ऑन प्रेम सब मेंटेन करना चाहता हूँ, तो क्या होगा, ऑन प्रीमाइसेस, ऑन प्रेम मतलब ऑन प्रीमाइसेस मेंटेन करना चाहूंगा तो मुझे हार्ड डिस्क खरीदनी पड़ेगी। जैसे जैसे मेरा बिजनेस ग्रो होता है वैसे वैसे मैं क्या करूंगा, हार्ड डिस्क ले लूंगा तैयार। और कहीं रखने के लिए जगह भी चाहिए, तो मुझे डेटा सेंटर्स खड़े करने पड़ेंगे उसके लिए। तो मैं ये नहीं चाहता, ये झंझट। अब मैं काम के ऊपर ध्यान दूं या फिर ऐसी चीजों के ऊपर ध्यान दूं जो कि अनप्रोडक्टिव है, मेरे लिए ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है। वो सर्वर मेंटेन रखना, और फिर अगर डेटा मतलब डेटा बहुत बढ़ गया तो और हार्ड डिस्क लेके आना, उसके लिए मैन पावर। अब ये सारा कौन संभाल रहा है? क्लाउड प्रोवाइडर संभाल रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ अस, क्लाउड प्रोवाइडर्स। वो कौन कौन से हैं? तो मेजर 3 है, तो आपको कौन सा भी एक सीखना है इनमें से। जैसे कि मैंने 2 सीख लिए हैं, मैंने दोनों के ऊपर काम किया है। जैसे AWS हो गया और GCP हो गया। AWS अमेजोन वालों का है, अमेजोन। और GCP गूगल क्लाउड प्रोवाइडर्स। और फिर और एक आता है अजूर। अब आप बोलोगे कि कौन सा बेहतर रहेगा आपके लिए सीखने में, तो AWS लगभग 75% कंपनीज या फिर 70% कंपनीज AWS यूज करती है। 5% कंपनीज में भी GCP यूज करती है, और रिमेनिंग लाइक 15% लगभग कंपनीज अजूर प्रोवाइड कर अजूर यूज करती है। और फिर जो भी बचता है परसेंटेज 10 या 5%, वो बाकी लोग कवर है उसमें, जैसे स्नोफ्लेक हो गया और भी कोई हो गया। बट वो क्लाउड प्रोवाइडर्स क्या है, सारी सारी फैसिलिटीज नहीं देते। जैसे कि ये मशीन लर्निंग की भी देते हैं, और भी बहुत कुछ बिग डेटा स्ट्रीमिंग की भी उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुबरनेटिस इन प्लेस है, सब इन प्लेस है। उनको बोलते हैं नेटिव टूल्स। हम नेटिव टूल्स यानी क्या, GCP में मान के चलिए कि बिगक्वेरी एक डेटाबेस है। वो बिगक्वेरी नाम है सिर्फ डेटाबेस का, जैसे कि आपका नाम है, मेरा नाम है, राइट। वैसे ही बिग क्वेरी मान के चलो डेटाबेस, यहाँ का डेटाबेस का नाम है। थोड़ी थोड़ी कमांड्स अलग होती है। अब ये क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये DBMS बोलते हैं इसको, ये है। वैसे ही AWS में रेड शिफ्ट है, किसी ने काम किया है रेड शिफ्ट में, रेड शिफ्ट पर, तो यहाँ पे रेड शिफ्ट है। अजूर में भी अजूर ब्लॉक स्टोरेज है, या फिर अजूर उनका जो भी डेटा स्टोर होगा।
इसके अलावा स्नोफ्लेक है। ये अलग अलग कंपनीज के डेटाबेस के नाम है। स्नोफ्लेक, या फिर आपका ये हो गया सिक्वल हो गया, सिक्वल सर्वर हो गया, माई सिक्वल हो गया, सिक्वल, माई सिक्वल, ये माइक्रोसॉफ्ट वालों के हैं। ये डेटाबेसेस इनका नाम है। फिर ओरेकल हो गया, किसी ने काम किया है ओरेकल पे, तो ओरेकल कंपनी है, उन्होंने एक डेटाबेस क्रिएट किया है। तो ये ये डेटाबेस हम यूज करते हैं, फिर बाद में उसको ओरेकल बोलते हैं, ओरेकल डेटाबेस। तो ऐसे काफी डेटाबेसेस से आप सर्च कर सकते हो। बट यहाँ पे जो हमें सीखना है, ये तो डेटाबेस हो गए, बट हर एक डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए एक लैंग्वेज होती है। अब उस लैंग्वेज का नाम है सिक्वल, यस क्यू एल, यस क्यू एल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये क्या करेगी, ये यूजर, एक यूजर है मान के चलो, हमारा यूजर, और एक डेटाबेस है, आर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये मैनेज करता है डेटा को, इसलिए मैनेजमेंट सिस्टम है ये वाले लोग सारे, राइट। तो यूजर, एंड यूजर और ये डीबीएमएस के बीच में कोई तो लगेगा जहां इसको समझ में आए कि आप पूछना क्या चाहते हो, इसको, इस हार्ड डिस्क को आप पूछना क्या चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो, कैसी इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो। मान के चलो कि एक रूम है, रूम में नंबर ऑफ फाइल्स पड़ी हुई है यहाँ पे। अब आपको एक फाइल, पर्टिकुलर फाइल चाहिए, तो आप क्या बोलोगे वहां पे, क्या निकालना है मुझे। यहाँ पे कोई बंदा बैठा हुआ है, वो फाइलें निकालने के लिए है। तो आपको शायद ये बोलना पड़े कि मुझे 2017 की फाइल चाहिए, इस वाले काम के लिए चाहिए, या फिर ये डिपार्टमेंट होना चाहिए, जो भी है आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी चीजें, तब जाके इसको पता चलेगा और ये अंदर जाएगा और वो फाइल ढूंढ के आपके हवाले कर देगा। बट ये लैंग्वेज कौन सी समझता है, ना इंग्लिश समझता है, ना फ्रेंच समझता है, ना मराठी, कोई कौन सी लैंग्वेज समझेगा ये बंदा। तो इसको बोलते हैं, इस लैंग्वेज को फिर बोलेंगे हम सिक्वल। अब ये सिक्वल लैंग्वेज यूज करके हम इसको बोलेंगे कि ये करके लेके आओ, ये जाएगा और ये आपको दे देगा, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको ये आदमी दे देगा। अभी डेटा कैसा है, मान के चलो कि मेरे पास एक ये ऐसा ही, सेम ऐसा ही दिखता है। जब लगभग सिमिलर सिमिलर डेटाबेस होते हैं, तो दिखने में थोड़ा थोड़ा मतलब 10-20% डिफरेंस हो सकता है, बट मोर और लेस ऐसे ही आपको टेबल्स और ये वाला क्वेरी के लिए यहाँ पे जगह, रिजल्ट के लिए नीचे जगह ऐसे ही मिलेगी सब जगह पे। तो आपको एक क्वेरी लिखनी पड़ती है, सेलेक्ट सेलेक्ट करो स्टार, मतलब सब कुछ सेलेक्ट करो फ्रॉम पेशेंट्स, सब कुछ चाहिए मुझे, सब कॉलम्स चाहिए, सब रोज चाहिए, फ्रॉम पेशेंट्स। पेशेंट्स मतलब टेबल नेम है, ये टेबल का नाम है। यहाँ पे देखो अलग अलग टेबल्स है, एक टेबल हो गया, दूसरा टेबल, तीसरा टेबल, चौथा टेबल, अलग अलग टेबल्स है। अलग अलग टेबल्स में ये कॉलम्स और रोज है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखेगा आपको, दीज मेनी कॉलम्स आर देयर। तो यहाँ पे क्या करना है, एक क्वेरी लिख दी मैंने, ये सिंटैक्स सिंटैक्स। बट आज तो ओवरव्यू ही चलेगा ऐसा लग रहा है मुझे, ओवरव्यू प्लस डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज छोड़ के सब कुछ। आगे वाले लेक्चर से फिर प्रॉपर डेटा साइंस को जो लगता है वो हम शुरू करेंगे। यहाँ पे देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेशेंट्स। अब पेशेंट्स, ये मैंने क्वेरी रन कर दी। अब रन यहाँ से कर सकते हो आप। यहाँ पे पाइथन जैसा ये नहीं है, फैसिलिटी ने शिफ्ट रिटर्न दबा दिया या फिर कंट्रोल एंटर प्रेस कर दिया और हो गया। यहाँ पे जनरली हम ऐसे कुछ बटन्स दिए जाते हैं, से हम क्वेरी अब रन करेंगे। यहाँ रन करने के बाद यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे ये भी दिखाई देगा कि टोटल कितने रोज है, यहाँ पे रिकॉर्ड्स कितने हैं। तो है 4530 रिकॉर्ड्स, और ये दिखा रहा है हमें शुरुआत के 100 रिकॉर्ड्स। देखो यहाँ पे
100 रिकॉर्ड्स दिखाई दे रहा है हमें। जैसे कि डॉट हेड वगैरह करते हैं, यहाँ पे करना है तो लिमिट देना पड़ता है हमें, लिमिट 50 की लिमिट लगाओ और हमें सिर्फ 50 रिकॉर्ड्स दे दो पहले। तो देखो 50 रिकॉर्ड्स ही सिर्फ आ गए। तो ये वाला जो चीज है हम धीरे धीरे कवर करेंगे। अगर किसी को पता है भी नहीं तो भी हम काफी बेसिक से लेने वाले हैं, काफी बेसिक से एडवांस फिर फंक्शन तक, विंडोज जॉइंस, कुछ एनालिटिकल फंक्शंस है, सारे सीखेंगे। और एक बात है कि यहाँ पे अब जनरली क्या होता है, डायरेक्टली हम टेबल्स देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब बिग क्वेरी वगैरह में क्या होता है ना कि हम डायरेक्टली टेबल नहीं देखते, टेबल के पहले एक हियरार्की आती है। मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ। अब इतना सिंपल सिंपल तो होता नहीं है रियल लाइफ में। स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर फिर कैसे होता है? स्ट्रक्चर होता है, पहले तो होगा आपका डेटाबेस, डेटाबेस का नाम होगा। अब डेटाबेस का नाम क्या होगा? जनरली इस तरह से होता है, डेटाबेस का नाम, यानी उससे भी पहले एक्चुअली प्रोजेक्ट का नाम लिखना पड़ता है हमें। जब आप क्लाउड का यूज कर रहे हो ना डेटाबेस, तो प्रोजेक्ट का नाम लिखना पड़ता है, प्रोजेक्ट नेम। मान के चलो कि आप किसी एनालिटिकल प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो और उस प्रोजेक्ट का नाम है क्विजिन क्लासिफिकेशन, या फिर क्विजिन क्विजिन प्रोजेक्ट। तो क्या लिखे हम? क्विजिन, सिंपल सिंपल लिखते हैं, ये भी बड़ा नाम होता है जनरली, ऐसा कुछ नाम होता है, यूनिक आईडी होती है प्रोजेक्ट की। फिर आता है डेटाबेस, उसमें से एक डेटाबेस, डेटाबेस या फिर आप ये बोलो यहाँ पे डेटा सेट, डेटाबेस नहीं बोलते हम, डेटा सेट बोलते हैं। अब डेटा सेट एक होता है यहाँ पे। डेटा सेट यानी इट कंसिस्ट ऑफ नंबर्स ऑफ टेबल्स, जैसे कि रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, लॉगिंग, एक डेटा सेट का नाम हो गया। अब हियरार्की में नीचे आ जाता है टेबल। अब टेबल में क्या नाम होता है? टेबल के नाम तो अलग अलग हो सकते हैं हर एक मॉडल के लिए। तो आप क्या बोलोगे कि रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, लॉगिंग, अंडरस्कोर, किसी मॉडल का नाम, मॉडल नेम, मॉडल नेम 1, और एक टेबल होगा, और एक टेबल होगा जो बोलेगा रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, लॉगिंग, अंडरस्कोर, मॉडल नेम, ये 2, ये अलग अलग ऐसे टेबल होंगे। अब मुझे सेलेक्ट क्वेरी यूज करनी है इन अ वेरी सिमिलर वे लाइक दिस। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेशेंट्स कर दिया, तो रियल लाइफ में हम क्या करते हैं? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, फ्रॉम करेंगे। अब लिखना क्या होता है? ये वाला लिखना होता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कुछ डॉट, सॉरी डेटा सेट का नाम, डॉट, फिर और एक डॉट लगाएंगे, यहां तक जाना है बोलेंगे हम इसको कोमा को नोट कोमा क्लोज करेंगे इस टाइप। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, इतने बड़ा टेबल का नाम लिखना पड़ता है रियल लाइफ में, डॉट 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 लगा के वहां तक जाना पड़ता है और फिर उसको समझ में आ जाता है। बाकी तो इंटरफेस सेम रहता है, ये जो यूजर इंटरफेस है वो एग्जैक्टली सेम रहता है, एग्जैक्टली। सिर्फ
अब BigQuery प्रोवाइड कर रहा है तो उसका सॉरी GCP प्रोवाइड कर रहा है तो उसका नाम BigQuery होगा, AWS प्रोवाइड कर रहा है तो इसी UI का नाम Redshift होगा। ये अलग अलग नाम, बड़े बड़े नाम है, अंदर तो यही करना है सब चीजें। और यहाँ पे देखो अलग अलग टेबल्स है, एक डेटा सेट में अलग अलग टेबल्स हो सकते हैं, ये अलग अलग टेबल्स है, उनके जो भी एट्रीब्यूट्स है, कॉलम्स है, यहाँ पे लिख दिया है उन्होंने। तो सिक्वल अब थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं कि सिक्वल क्या है। हमें पता है इट्स अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज्ड फॉर स्टोरिंग, मैनिपुलेशन एंड रिट्रीविंग डेटा। इट कैन स्टोर डेटा, वी कैन स्टोर डेटा। जब डेटा आता है तब हम ETL करके डेटा सेव करते हैं। अब प्रोसेस क्या होती है, डेटा इंजीनियर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं बैकएंड में, मान के चलो कि अलग अलग रिसोर्सेज से उनको फाइलें मिल रही है। ये फाइलें .txt फॉर्मेट में होगी, कुछ फाइलें .csv फॉर्मेट में होगी। अब एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको फाइल आ रही है, .txt एक्सटेंशन है उसका। आपका बिजनेस कुछ ऐसी फाइलें जनरेट कर रहा है। अब ये फाइल जनरेट होने के बाद आप क्या कर रहे हो, मान के चलो कि आपके पास ओरेकल डेटाबेस है अब, और ये जो फाइलें आ रही है ऑन प्रेम सर्वर पे आ रही है, ऑन प्रेम। पहले तो सीधा हम क्लाउड पे डेटा नहीं ला रहे हैं, पहले तो कहीं पे जनरेट होगा, तो जनरेट होगा, मैन्युअली एंट्री होगी मान के चलो, और वो टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा मिल रहा है हमें ऑन प्रेम से, एक सर्वर से। सर्वर में ये फाइलें ऐड होती जा रही है, और हम अब क्या कर रहे हैं, एक सर्वर मतलब लोकल सर्वर, हमारे कंपनी का सर्वर है। कुछ दिन बाद डेटा ज्यादा होने के बाद वो डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमने वो ट्रांसफॉर्म किया होता है ऑलरेडी क्लाउड के ऊपर। तो इसकी जो स्पेस है वो बचती है, फिर उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती हमें, क्योंकि ये टेम्परेरी लोकेशन है। अब यहाँ पे कुछ टेक्स्ट फाइल आ रही है, हम उस टेक्स्ट, ये एक पाइथन स्क्रिप्ट फिर हमने लिख दी। पाइथन स्क्रिप्ट में क्या लिखा कि इंपोर्ट करो टेक्स्ट फाइल को, ओपन करो इन राइट फॉर्मेट, राइट W फॉर्मेट में ओपन कर दो। फिर ओपन कर दिया तो आप क्या करो, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करो, जो भी आप चाहते हो, जैसे कॉलम्स लाना, जैसे रोज लाना, उस फॉर्मेट में आप लेके आओ, प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आओ, और उसको क्या करो टू CSV फॉर्मेट में सेव कर लो। अब इसके बाद क्या करो, इस स्क्रिप्ट में हम लिखते हैं, अब ये सेव हो गया तो आप क्या करो, यही डेटा, अब देख लॉजिक ऐसा लगाते हैं वो लोग कि अगर सेम फाइलें या फिर सेम रिकॉर्ड्स अगर आपको दिखे डेटाबेस में, तो ये फाइल डेटाबेस में मत डालो। अगर सेम फाइल नहीं है डेटाबेस में अवेलेबल तो आप डाल दो डेटाबेस में। ये वाला लॉजिक लिखना पड़ता है, क्योंकि वो डेटा डुप्लीकेसी हो जाएगी नहीं तो। डेटा डुप्लीकेसी मतलब अगर मान के चलो कि आपने ये स्क्रिप्ट रन हो गई दो बार, तो ये 2 बार डेटा अपलोड हो जाएगा SQL सर्वर में या फिर ओरेकल में, ओरेकल डेटाबेस में। तो यहाँ पे एक मान के चलो ओरेकल एक डेटाबेस है हमारा, वहां पे हमने डालना है डेटा। तो वो सारा लॉजिक डेटा इंजीनियर्स लगाते हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट्स होती है। ये लगाने के बाद, ट्रांसफॉर्म करने के बाद, इसको बोलते हैं ETL प्रोसेस, ETL, एक्सट्रैक्ट करो डेटा को, डेटा को जो फाइल आ रही है उससे एक्सट्रैक्ट करो पहले तो, फिर ट्रांसफॉर्म कर दो। अगर नल वैल्यूज है तो निकालो, कहीं पे प्रॉफिट में माइनस माइनस कभी कहीं लिखा है तो, अगर उसका सेंस नहीं बन रहा है, गलत एंट्री हो गई है तो वो निकालो, कोई भी है ट्रांसफॉर्मेशन में आएगा वो चीज। फिर आता है लोडिंग। लोडिंग मतलब अब क्या करो, इस फाइनल फाइल को आप लोड कर दो डेटाबेस में, उसको बोलते हैं हम ETL प्रोसेस, एक्सट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन लोडिंग। जनरल लैंग्वेज में एकदम लेमन एग्जांपल देना है तो मैं ऐसे दे सकता हूं आपको। अब यहां तक है डेटा इंजीनियर का काम। अब यहां से आगे शुरू होता है अपना काम, डेटा साइंटिस्ट का काम, या फिर ये एनालिटिक्स वालों का काम। अगर इनको यहीं से डैशबोर्ड बनाना है तो
नहीं तो फिर क्या करते हैं हम लोग डेटा को एनहांस करते हैं। डेटा साइंटिस्ट क्या करेंगे, डेटा को एनहांस करेंगे, प्रेडिक्शन लेंगे, फिर हम इसी में एक टेबल तैयार करके उस प्रेडिक्शंस को मेंशन करेंगे, राइट, और इसको सेव करेंगे। अब ये एक बार सेव हो गया तो इसके ऊपर एनालिटिक्स वाले लोग डैशबोर्ड बनाते हैं। अब डैशबोर्ड यानी क्या? आपका अगर डेटा है तो ऐसा कुछ डैशबोर्ड दिखेगा आपको। ये इंट्यूटिव होता है। सिक्वल फाइल से अगर मैं बोलता हूँ कि टोटल रेवेन्यू, तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना पड़ रहा है क्या मुझे? नहीं, यहाँ पे सीधा आ गया है। वैसे रेवेन्यू बाय रिसिपिएंट कंट्री वाइज मैंने पहले 6 टॉप 6 कंट्रीज ढूंढ के निकाली यहाँ पे। तो इस टाइप हम डैशबोर्ड बनाते हैं, मतलब विजुअलाइज करते हैं। अब हम जो मैटप्लॉटलिब या सीबॉर्न या विजुअलाइज करते हो स्टैटिक होता है। स्टैटिक यानी क्या? डेटा अगर चेंज हो गया तो ये अपडेट होगा क्या हमारा ग्राफ? नहीं, जब तक कि आप नहीं करते उस सेल को, डेटा फिर से अपडेटेड डेटा फेच नहीं करते डेटाबेस से आपके पाइथन वर्कबेंच में, और फिर वहां पे रीरन करनी पड़ेगी आपको सेल, और वो इंट्यूटिव नहीं है रीरन करना वगैरह वगैरह, और आपके वो नोटबुक में रहेगा। उससे हम डैशबोर्ड नहीं बना रहे, यहाँ पे हम डैशबोर्ड बना रहे हैं। और एक लिंक जो होती है, ऐसी बड़ी वाली लिंक क्या करेंगे हम? यूजर को सेंड करेंगे। अब यूजर डायरेक्ट ये लिंक करके यूज करके इसको एक्सेस कर सकता है, बट आप अपनी नोटबुक एक्सेस नहीं कर पाएगा कोई भी बिजनेस यूजर। तो वहां पे हम कुछ नहीं, विजुअलाइजेशन तो वो हमारे लिए होता है ईडीए वगैरह करने के लिए, बट अगर फाइनल आउटपुट किसी को देना है तो इस फॉर्मेट में होता है वो, जो कि पावर बीआई या फिर टैबलो से मिलता है। पहले पावर बीआई टैबलो हमारे डेटा एनालिटिक्स डिवीजन में ही था। मैंने कहा, मतलब मैं काम कर चुका हूँ उसके ऊपर, बट रिसेंटली ये 2 साल में उसको अलग कर दिया है लोगों ने। तो डेटा साइंस अलग है, अब एनालिटिक्स अलग है, लगभग लगभग अलग है ये दोनों डोमेन्स। हमारा जनरली डेटा एंड एनालिटिक्स में आ जाता है वर्टिकल, वही वर्टिकल में कभी कभी, बट पावर बीआई या एनालिटिक्स वाले बंदे, ये टैबलो वाले बंदे अलग होते हैं हर किसी कंपनी में। ये रिस्पॉन्सिबल है विजुअलाइजेशन के लिए, हम नहीं। तो इसलिए आपको अगर सीखना है तो हाँ, सीख लो, बट वो मैंडेटरी नहीं है हमारे लिए, ठीक है। क्लियर? अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया वो क्लियर है सबके लिए? यस सर। जनरली डिस्कस किया, बट और बाकी लोग समझ में आया। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। और यस सर। हमारे यहाँ पे कोई काम कर चुका है पहले डेटाबेस पे? गुड, नहीं किया है? नहीं, वो फिर अच्छी बात है मेरे लिए, क्योंकि फिर मैं प्रॉपर बेसिक से सब कुछ अच्छी तरह से मैं ले सकता हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। वैसे तो बेसिक ही लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कुछ नॉन कोडिंग वाले बंदे हैं। बट हमें फिर चलिए, मतलब आपको ऐसा है कि डेटा से कोई मतलब ही नहीं था आज तक? यस सर। अच्छा, आपका भी मुझे जानना है फील्ड कि एग्जैक्टली आप क्या करते हो क्या नहीं। मैं कभी हमें टाइम मिलता है तो पूछ लूंगा मैं एक एक से कि एग्जैक्टली कैसे एप्लीकेशन क्रिएट करते हो क्या नहीं, आपके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जस्ट टू गेट आइडिया, राइट। हमने ये देखा अभी कि सिक्वल इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग मतलब क्या? मैनिपुलेशन कर सकते हैं, उसको क्वेरी कर सकते हैं, जो चाहिए वो लेके आ सकते हैं।
और रिट्रीव, मतलब कि वहां पे डेटा रिट्रीवल हो सकता है, पॉसिबल है। अब हिस्ट्री क्या है सिक्वल की, तो सिक्वल 1970s में तैयार की गई लैंग्वेज है ये, IBM रिसर्चर्स के द्वारा। अब उतना डिटेल में हमें नहीं जाना है, बट 1970 से एसक्यूएल प्रेजेंट है। और यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ANSI। वो क्या करता है, यहाँ की जो भी सिक्वल लैंग्वेज है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनाना या फिर उसको मेंटेन करना, उसको कंट्रोल करना, ये सारे काम ये वाला इंस्टीट्यूट करता है। बट अगर ANSI ये जो इंस्टीट्यूट है, इसका थोड़ा सा सुपरविजन रहता है इस लैंग्वेज के ऊपर। बट जो अलग अलग क्लाउड प्रोवाइडर्स है ना, ये माई सिक्वल हो गया माइक्रोसॉफ्ट का, ओरेकल हो गया, उनके थोड़े थोड़े सिंटैक्स अलग होते हैं, तो इनको हम वेंडर्स बोलते हैं। इन वेंडर्स के सिंटैक्सेस थोड़े अलग होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे फिर, वेंडर्स कैन मॉडिफाई, वेंडर्स डू modify the standard language in relational database communication। अब होता क्या है, वेंडर्स वेंडर्स मतलब ये बिग क्वेरी वगैरह में थोड़े थोड़े सिंटैक्स चेंज हो सकते हैं, इसलिए हम एक्सप्लिसिटली मेंशन करते हैं कि मुझे AWS का एक्सपीरियंस है, मुझे GCP का बिग क्वेरी का एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंस क्यों मेंशन करते हैं, क्योंकि हमें एक्सप्लिसिटली पता है उनका डिफरेंस, और हमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है उस बिग क्वेरी लैंग्वेज के ऊपर। हम जनरलाइज्ड वे में क्यों नहीं लिखते सिर्फ SQL, क्योंकि ये एक्चुअली जनरलाइज्ड है। अगर किसी को पर्टिकुलर बिग क्वेरी के ऊपर, रेडशिफ्ट के ऊपर, AWS के ऊपर, जो भी है, एजूर के ऊपर अगर काम करने वाला बंदा चाहिए, तो हम पर्टिकुलरली ये बोल सकते हैं कि मुझे बिग क्वेरी का एक्सपीरियंस है। बिग क्वेरी में भी अलग अलग होता है, जैसे कि एक तो क्वेरी कर सकते हैं हम, क्वेरी डेटाबेस क्वेरी कर सकते हैं। फिर हम कुछ जो क्वेरीज है उसको शेड्यूलिंग कर सकते हैं, शेड्यूलिंग कर सकते हैं, शेड्यूल्ड क्वेरीज बोलते हैं। फिर डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं हम, डेटा ट्रांसफर जॉब होते हैं उनमें। अगर बिग क्वेरी आता है, इसका मतलब आपको ये सारी चीजें आती है, ना कि सिर्फ क्वेरी करना आता है, ये मतलब होता है इसका। आपको क्वेरी तो आ जाएगी, शेड्यूल्ड क्वेरी यानी एक क्वेरी है, उसको क्या करो आप, बार बार चलाओ, जैसे 12 घंटे बाद या 24 घंटे बाद ये शेड्यूल्ड क्वेरी रन होनी चाहिए। अब ये शेड्यूल्ड क्वेरी क्या होगी, अगर आपको मान के चलो कि कोई नए टेबल में कुछ डेटा इंसर्ट करना है, बट पुराने टेबल में 6 कॉलम थे, नए 3 कॉलम चाहिए आपको, जितने रिक्वायर्ड डेटा है उतना ही चाहिए, तो आपने ये शेड्यूल्ड क्वेरीज लिख दी, तो हर 12 घंटे के बाद वो अपडेट होके क्या करेगा, वो ट्रांसफर कर देगा डेटा को रिक्वायर्ड, इस काइंड ऑफ, मान के चलो ETL प्रोसेस काइंड ऑफ थिंग, टेबल टू टेबल होता है। और डेटा ट्रांसफर जॉब क्या होता है, एक डेटा सेट से अलग दूसरे डेटा सेट में होता है, डेटा सेट्स, जहाँ यहाँ पे आप इस लेवल पे चलता है वो काम, टेबल, प्रोजेक्ट नेम, डेटा सेट के लेवल पे। अब एक टेबल टू दूसरे टेबल डेटा इंसर्ट करना आसान होता है, क्योंकि ये सेम रीजन में है। अगर मान के चलो कि आप 2 रीजन यूज कर रहे हो, अब आपने एक डेटा सेट रख दिया आपके नॉर्थ वर्जीनिया में, और एक डेटा रख दिया आपने ओहियो में। अब आपको ये डेटा भी चाहिए, ये डेटा भी चाहिए, और इनके ऊपर आपको एक मर्ज लगाना है, और एक टेबल तैयार करना है। अब पहले क्या करना पड़ेगा, अब इस डेटा को यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा इस रीजन में, अलग अलग रीजन में है, अलग अलग सर्वर से अलग अलग रीजन्स में इनके वेयरहाउस, मतलब वेयरहाउस टाइप डेटा स्टोर करने के लिए सर्वर्स है।
हजारों एकर्स में फैले हुए ये सर्वर्स है, एक यहाँ पे है, दूसरा किसी और रीजन में है। डायरेक्टली हम शेड्यूल्ड क्वेरीज नहीं लिख सकते, मर्ज नहीं कर सकते टेबल्स को, पहले तो ये कॉपी करना पड़ता है टेबल, तो उसको बोलते हैं डेटा ट्रांसफर जॉब। तो डेटा ट्रांसफर जॉब क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा एक टेबल, एक डेटा सेट को दूसरे डेटा सेट, यहाँ से यहाँ, वेस्ट में है तो ईस्ट में ट्रांसफर करेगा, फिर यहाँ पे आपका लगाओ जो भी आपको लगाना है, मर्जिंग करनी है, जो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, फिर एक ही जगह पे आ गए तो कर लो उसको। अब आप बोलेगे कि फिर शुरुआत से ही क्यों नहीं है यहाँ पे वो डेटा सेट अवेलेबल, इसी रीजन में डालो ना, फिर ये दो तीन तीन रीजन क्यों तैयार कर रहे हो। एक्चुअली जो हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का ये आउटपुट होता है डेटाबेस, एक्चुअली ये डेटा सेट्स, राइट, कोई एप्लीकेशन है, ये हमने तैयार किया हुआ, एक डेवलप किया हुआ एप्लीकेशन है, मशीन लर्निंग का एक मॉडल है, हमारे केस में ये मॉडल होता है, आपको पता है मॉडल, लीनियर रिग्रेशन वगैरह इन नाम के मॉडल्स होते हैं। अब ये मॉडल्स डिप्लॉय करते हैं हम, डिप्लॉय मतलब ये मॉडल को क्लाउड के ऊपर रख दिया और इसका एक एपीआई बना दिया। एपीआई मतलब www. आपका जो भी कंपनी का नाम, मान के चलो कि ibm.com/model1, प्रोजेक्ट का नाम भी होता है यहाँ पे क्विजिन project/model1। तो यहाँ से आप क्या कर रहे हो, प्रेडिक्शंस, ये बन गया आपका एपीआई। अब एपीआई से क्या करोगे आप एपीआई को बोलोगे कि ये रिक्वेस्ट ले लो मेरे से और मुझे रिस्पॉन्स ला के दो, मतलब ये वेटर की तरह काम करेगा। मेनू रख दिया है वेटर ने मेरे सामने, अब वेटर को क्या बोल रहा हूं मैं कि ये डिश लेके आओ, तो ये डेटाबेस में जा रहा है और वो डिश लेके आपके पास आ रहा है। तो ये वेटर क्या है, वो एपीआई है। एपीआई क्या होता है, ये एक यूआरएल होती है, ऐसे jamboard.google.com जैसी, ये वाला एक एपीआई है, इसको हिट कर दिया तो ये ओपन होता है। वैसे ही अगर उसको हिट कर दिया मैंने उस एपीआई को, तो मॉडल अपना प्रेडिक्शन देगा, प्रेडिक्शन एज आउटपुट मिलेगा। ये जो पूरी प्रोसेस चल रही है उसके लॉग्स जनरेट होते हैं, लॉग्स बोलते हैं हम इसको, जो भी इससे जनरेट होगा। अब जनरेट क्या होता है, जनरली एक मॉडल आईडी, एक टेबल जनरेट होता है, एक फाइल जनरेट होती है, वहां पे कुछ कॉलम्स है। अब यहाँ पे मॉडल आईडी है, मॉडल का रीजन है, रिस्पॉन्स बॉडी है, रिक्वेस्ट बॉडी है, ये सारी चीजें यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। उनको बोलते हैं लॉग्स। ये लॉग्स जनरेट होता है और लॉग्स हम सेव करते हैं इस डेटाबेस में। और ये मॉडल है, मॉडल अपना एप्लीकेशन है। मॉडल हमने मान के चलो कि डिप्लॉय और रख दिया है, कहाँ पे रख दिया, यूएस ईस्ट रीजन में रख दिया, न्यूयॉर्क के कहीं करीब हमने रख दिया इसको। यहाँ के जो भी आप उनका डेटा सेंटर है, सर्वर है, यहाँ पे मॉडल रख दिया। बट मान के चलो कि कहीं कुछ डेटा सर्वर उनका बंद हो गया या फिर वहां पे आग लग गई, कुछ भी हो गया, तो मेरे सारे एप्लीकेशंस क्या होंगे, फिनिश होंगे वहीं पे वहीं, और फाइनल यूजर एक्सेस कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, जनरली कोई भी मेरा एप्लीकेशन है, मशीन लर्निंग का मॉडल है, मैं 2 जगह पे डिप्लॉय करता हूँ, कम से कम 2 जगह पे। तो यहाँ पे एक हो गया और किसी और रीजन में एक में डिप्लॉय करता हूँ, यूएस वेस्ट में भी, कहीं कैलिफोर्निया के नजदीक मैंने, और एक उनका सर्वर है वहां पे मैंने बोल दिया कि वहां पे क्या करो आप, वहां पे एक मेरा मॉडल डिप्लॉय कर दो। अब यहाँ पे आग लगी, कुछ भी होगा तो ये बंद हो जाएगा सर्वर, बट जो मेरी यूआरएल है www.ibm.com/cuisinproject/model1, तो अब वो रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ पे जाएगी, इस एंड पॉइंट पे जाएगी। ये डाउन भी है सर्वर कुछ भी कारण से, तो ये यहाँ पे जाएगी, हिट हो जाएगी, यूजर को सीमलेस एक्सपीरियंस वो उसको मिलेगा, यूजर को सीमलेस एक्सपीरियंस मिलेगा, उसकी साइड से कुछ तकरार नहीं आएगी आपको। अब ये जनरली लार्ज एप्लीकेशंस के लिए होता है, पर्टिकुलरली अगर बोला जाए तो अमेजोन का अगर एक दिन शट डाउन रहा सर्वर उनका या फिर एप्लीकेशन, तो कितने लाखों करोड़ों का नुकसान होगा उनका, तो कोई फिर अफोर्ड कर सकता है क्या इतना लॉस। तो इसलिए एप्लीकेशंस अलग अलग रीजन्स में ये लोग डिप्लॉय करते हैं। सिमिलरली हम भी मशीन लर्निंग के एप्लीकेशंस अलग अलग रीजन में डिप्लॉय करेंगे। अब अलग रीजन में डिप्लॉय करेंगे तो अलग इसका लॉग जनरेट होगा, अलग लॉग जनरेट होगा तो ये इस रीजन में सेव होगा, ना कि इस रीजन में।
उसी के रीजन में सेव होगा, वो लॉग जनरेट हुआ। अब मॉडल का लॉग इस रीजन में जनरेट हो रहा है, और अगर ट्रैफिक बड़ी बहुत रिक्वेस्ट आ रही है तो ये भी एक्टिवेट हो जाएगा रीजन, ये भी एक्टिवेट है पहले से। अब रिक्वेस्ट काफी ज्यादा आने लगी है तो, या फिर रिक्वेस्ट शुरुआत में यूएस ईस्ट रीजन में था हमारा सर्वर, तो अगर न्यूयॉर्क वाले बंदे, वाशिंगटन डीसी वाले बंदे उनको एक्सेस करना चाहते हैं तो ये रिक्वेस्ट क्या होती है, ऑटोमेटिकली जो नजदीकी एप्लीकेशन है, नजदीकी उनका जो सर्वर है वहां पे हिट करता है वो, और वहां से रिक्वेस्ट आती है ताकि लेटेंसी कम हो। लेटेंसी का मतलब जो ड्यूरेशन लग रहा है, अब मैं जाके, अब यहाँ से जाके मान के चलो कि मैं, मेरे लिए मुंबई नजदीक है, हैदराबाद नजदीक है, मेरे लिए मान के चलो कि मुंबई नजदीक है अब पुणे से, तो अब मैं कुछ मांगता हूं तो पुणे से आना मेरे लिए, मतलब उनके लिए भी आसान होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा। कुछ मैं मांग रहा हूँ, डिमांड कर रहा हूँ, तो एक ऑफिस मुंबई में है, उनका एक ऑफिस हैदराबाद में, हैदराबाद से उनको भेजना थोड़ा सा मुश्किल है, कोई भी चीज जैसे फोन हो गया, मोबाइल हो गया। अब पुणे में, मुंबई में सेम वेयर हाउस है उनका, तो मुंबई से वो भेजेंगे, ना कि हैदराबाद से भेजेंगे। ऐसा ही है यहाँ पे भी, ये दो जगह पे अलग अलग मॉडल्स है हमारे, सेम मॉडल्स अलग अलग जगह पे डिप्लॉय किए हैं, बट मैं मॉडल से यहाँ से, मतलब न्यूयॉर्क से अगर मैं प्रेडिक्शन मांग रहा हूँ तो न्यूयॉर्क के नजदीक जो भी मेरा डेटाबेस है, सर्वर है, वहां से वो रिस्पॉन्स आएगा, तो वहां पे एक लॉग जनरेट होगा इस टाइप। अगर कोई कैलिफोर्निया का बंदा है तो यूएस वेस्ट रीजन हिट हो जाएगा, वहां से उसको प्रेडिक्शन मिलेगा। अब उसका एक अलग टेबल बनेगा इसी रीजन में, यही यही वाले रीजन में अलग टेबल बनेगा इसका। अब ये टेबल तो अलग अलग रीजन्स में बन गए हैं, तो ये अलग अलग रीजन्स में बन गए, इसके लिए हम एक ही रीजन में उनको लेके आना चाहते हैं, इसलिए हम यूज कर रहे हैं डेटा ट्रांसफर जॉब्स। टोडल क्वेरीज आपको पता चल गया, डेटा ट्रांसफर जॉब्स पता चल गया, और एक होते हैं व्यूज बोल के, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है व्यूज। व्यूज क्या होते हैं, ये टेम्पररी टेबल्स होते हैं। टेम्पररी टेबल्स यानी क्या, जो मेरा मेन टेबल है, अगर मुझे मान के चलो कि सिर्फ हर वक्त सिर्फ पहले 10 रिकॉर्ड ही लिखने हैं, मतलब मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ पहले 10 रिकॉर्ड्स एनालाइज करने हैं, तो मैं क्या करता हूं, मैं व्यू क्रिएट करता हूं। अब व्यू क्या होता है, टेम्पररी टेबल होता है, ये वाली क्वेरी रन हो जाएगी और मुझे क्या मिलेगा उस टेबल में, और एक टेबल यहाँ पे आपको दिखेगा, उनका उनका नोमेनक्लेचर भी कुछ इस टाइप ही होता है, व्यू अंडरस्कोर या फिर वी अंडरस्कोर, व्यू अंडरस्कोर पेशेंस। अब पेशेंस का मान के चलो कि मुझे रिक्वायर्ड कॉलम में ही डेटा चाहिए, रिक्वायर्ड कॉलम चाहिए बस 10 ही रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, उस टाइप व्यू क्रिएट करूंगा। यहाँ पे देखो, या फिर दो अगर टेबल है तो मैं दोनों को मर्ज करके तीसरा टेबल बना रहा हूँ, तो ये भी एक व्यू हो गया मेरे लिए। कोई भी एक टेम्पररी टेबल में एक टेबल से बनाओ या 10 टेबल से बनाओ, इनको बोलते हैं व्यू। और इसका सिंटैक्स ये वाला होता है, क्रिएट अ व्यू, व्यू नेम एज, एज बोलते हैं, एज किससे तैयार करो आप क्या करो, वेयर, ये कंडीशन लगा के मुझे क्या करो, पहले शुरुआत के 10 ही कॉलम दे दो, सॉरी रोज दे दो, और नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कॉलम्स दे दो, जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पे लिख दो लॉजिक, और टेबल व्यू क्रिएट करो, टेम्पररी टेबल क्रिएट करो। तो ये होता है व्यूज। जब कोई बोलता है कि मुझे बिग क्वेरी मैं जानता हूँ, रेडशिफ्ट जानता हूँ, इसका मतलब ये होना चाहिए कि ये सारी फंक्शनैलिटी जानता है, जो भी बिग क्वेरी देता है वो, ये चार, एटलीस्ट ये चार फंक्शनैलिटी जानता है बंदा, तो मोर पर्टिकुलर हो गया। इंस्टेड ऑफ राइटिंग जस्ट सिक्वल इन योर रिज्यूमे, वी कैन स्पेसिफाई दिस टिपिकल डेटाबेसेस, लाइक बिग क्वेरी हो गया आपका, रेडशिफ्ट हो गया, जो भी है वो सब डेटाबेसेस हो गए। अब डेटाबेस होता क्या है, डेटाबेस की
डेटाबेस, अब डेटाबेस है क्या? इट्स अ वेल वेल ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, collection of data. Database is an electronic system that permits data to be easily manipulated, accessed, updated, or an organization uses a database as a method of managing, storing, retrieving information. ये अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट मतलब क्या? अगर कुछ चेंज करना है, डिलीट करने हैं रिकॉर्ड्स ऐड करने हो, सब कुछ काम करेगा यहाँ, मतलब हो जाएगा यहाँ पे। अब डेटाबेस के भी दो प्रकार हैं, रिलेशनल है एक, तो रिलेशनल डेटाबेसेस है और नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस है। रिलेशनल डेटाबेस रिलेशनल डेटा सेव करने के लिए है। इसका मतलब क्या है? रिलेशनल डेटाबेसेस आर यूज्ड टू स्टोर द डेटा इन टेबल्स, टेबल्स फॉर्मेट में। टेबल्स का मतलब क्या होता है? रोज एंड कॉलम्स। कुछ डेटाबेसेस देखे, ओरेकल हो गया, साइबेज भी एक डेटाबेस है, किसी ने सुना हो तो। माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर है, माई सिक्वल है, एक्सेस, इनग्रेस, पोस्टग्रेस। अब यहाँ पे जो मैं इंस्टॉल करूंगा सिक्वल और पोस्टग्रेस। अब पोस्टग्रेस उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता मुझे, या फिर कोई कोई भी एक चलेगा वैसे तो। बट ये अगर पाइथन में कनेक्ट करना है, कैसे कनेक्ट किया जाता है क्या नहीं, वो मैं उस समय बताऊंगा आपको पोस्टग्रेस की मदद से। इसलिए हमें पोस्टग्रेस चाहिए। सिक्वल भी चलेगा, बट अलग अलग डेटाबेसेस की प्रैक्टिस हो, इसलिए हम देखेंगे वो भी चीज। टेबल तो पता है आपको, CSV फाइल जैसा दिखता है हमें। और रिलेशनल डेटाबेसेस तो टैबुलर डेटा, ये टैबुलर डेटाबेस है, टैबुलर डेटा है, टैबुलर डेटा। डेटा के 3-4 प्रकार है, राइट? टैबुलर डेटा, फिर ऑडियो, वीडियो, इमेज, वो आते हैं सारे नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस। ये होते हैं नॉन रिलेशनल, इनका रिलेशन नहीं है एक दूसरे के साथ, एक टेबल दूसरा टेबल के साथ, बट यहाँ पे प्राइमरी की से वो कनेक्ट है, इसलिए रिलेशनल है। रिलेशन है दो डेटाबेसेस में या फिर दो टेबल्स में। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पेशेंट आईडी कॉमन प्राइमरी की है, मतलब ये कॉमन कॉलम है पेशेंट आईडी, और शायद एडमिशन में भी पेशेंट्स आईडी है कॉलम। तो ये दो कॉलम, दो टेबल आप मर्ज कर सकते हो, ये दो फाइलें आप मर्ज कर सकते हो एक प्राइमरी की यूज करके। ये हो गई आपकी प्राइमरी की। अब पेशेंट में प्राइमरी की दो है, पेशेंट आईडी और प्रोविंस आईडी। अब देखते हैं यहाँ पे प्रोविंस आईडी, प्रोविंस नेम में भी प्रोविंस आईडी है, तो मैं ये टेबल ज्वाइन कर सकता हूँ, प्रोविंस नेम्स ज्वाइन कर सकता हूँ पेशेंट से ऑन प्रोविंस आईडी। तो ये रिलेशन है इनमें, रिलेशनल डेटाबेस में। और नॉन रिलेशनल डेटाबेस क्या होते हैं फिर मैंने बताया आपको, ये ऑडियो वीडियो वगैरह सेव करने के लिए, ऑडियो डेटा, टेक्स्ट डेटा, ये सब डेटा यहाँ पे सेव होगा, जिसको बोलते हैं नो सिक्वल। यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज की जाएगी वो नो सिक्वल यूज की जाएगी। NoSQL databases, non-tabular data that stores data differently than relational tables. अभी यहाँ पे ग्राफ्स है, ग्राफ टाइप यहाँ पे सेव होते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह ग्राफ फॉर्मेट में। तो उसका जो है डेटाबेस के नाम, एक डेटाबेस ग्राफ डीबी और एक है मोंगो डीबी। MongoDB used for developing scalable applications
data schema is a document database. MongoDB is equal to store structure और unstructured data दोनों के लिए है. It uses JSON फॉर्मेट टू स्टोर डॉक्यूमेंट्स. अब JSON फॉर्मेट क्या होता है क्या नहीं मैं आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा, बट ये नॉन स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए हम यूज करते हैं. बाकी भी बहुत डेटाबेसेस है, देखो रेडिस है, माइस्क्ल, पोस्टग्रेसक्यूएल. ठीक है, SQL और रिलेशनल डेटाबेस. इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो हम MySQL को डाउनलोड करेंगे. किसी का अगर ये है विंडोज मशीन तो उसमें हम MySQL इंस्टॉल करेंगे. कोई शेयर करना चाहेगा स्क्रीन? अरे कोई नहीं. अच्छा, ठीक है. अच्छा, आशा शेयर कर रही है स्क्रीन. हाँ ठीक है आशा. अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो ठीक है, बट ठीक है, कोई तो करो शेयर. वैसे आपका आवाज़ नहीं आ रहा है, अगर बोल रही है ना कौन शेयर, कोई तो कर रहा है. सब कर. प्रकाश सर ने किया था पहले. प्रकाश आप कर रहे हो? कौन कर रहा है स्क्रीन शेयर? ये वाली आशा कर रही है. ठीक है आप क्या करो. नहीं, I have shared the screen, I think. अच्छा, यस. ओके ठीक है प्रकाश, आप कीजिए, कोई भी करो, कोई नहीं. बाकी लोग अभी के लिए अभी करना चाहोगे तो करो, एटलीस्ट फाइल डाउनलोड करने के लिए रख दो. बाद में फिर से थोड़ा सा लेक्चर देख लेना क्विकली और उसको फॉलो करना. ग्रुप है वो, गीतांजलि मिश्रा करके. कितने ग्रुप था ये? अरे वो नहीं, फोटो किसकी थी तुम देखो थे? पता नहीं. हमारा भोज कर. ये कोई वो लग रही है एक्ट्रेस है, सीरियल वगैरह में काम. कुछ लग रहा है. ठीक है, चलिए. ये कुछ नहीं पूछ रहा, ये वो क्या होता करो है तो एक बार ये MySQL डाउनलोड्स लिख दो. MySQL कम्युनिटी करवा रहा है जब ऑनलाइन आईडी में काम हो जाना. MySQL कम्युनिटी डाउनलोड्स गूगल के ऊपर सर्च करो. या फिर ये करो, डाउनलोड MySQL करो दो. MySQL डाउनलोड. हाँ बस एंटर प्रेस कर दो. अब आएगा डाउनलोड MySQL इंस्टॉलर. ओके, वहां पे क्लिक करो, पहली लिंक या फिर सेकंड वाली कर दो, कोई भी करो एक, फिर बाद में हम देख लेंगे. हेलो. ओके. हाँ राजेश जी, हाँ मैं ये पूछ रहा था कि SQL सर्वर क्यों नहीं कर रहे? MySQL हम क्यों कर रहे हैं? लाइट वेट कौन सा SQL सर्वर हम क्यों नहीं कर रहे? कोई भी यूज करो आपके हिसाब से.
मैं जनरली ये दो पढ़ाता हूँ, तो मैं दो यूज करता हूँ। अच्छा MySQL करते हो। मेरे पास वो उनके नोट्स है, डाउनलोड कैसे किया जाता है। अगर आप अच्छा कोई भी एक करो, कोई नहीं। हाँ, हमारा तो स्टॉल्ड है, तभी तुमने अब शेयर नहीं की इसकी। हाँ, एक मिनट। 86 MySQL इंस्टॉल और वेब कम्युनिटी, MySQL कम्युनिटी सर्वर, MySQL कम्युनिटी सर्वर ही है क्या ये? फाइनल सीरीज विद MySQL प्रोडक्ट और सेलेक्ट वर्जन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ठीक है। नीचे आओ। ये 8.0.34 बता रहा है, तो इतना कम। ओके ओके ओके, नहीं नहीं नहीं, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला, क्योंकि वो 331 MB का है, तो बड़ा वाला ही इंस्टॉल करना है हमें। अब इसके बाद क्या करो, नो थैंक्स लिखो, नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड। बस इसके ऊपर 2 बार क्लिक कर दो और उसको ओपन करो, इस इंस्टॉलर को। कुछ और इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हो? अच्छा, ये पहले से था आपके सिस्टम में? नो कर दो, अभी के लिए नहीं, बाद में कर लेना अपग्रेड। ठीक है, अब आते हैं, थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग। ओके, सिंपली क्लिक नेक्स्ट व्हेन यू आर रेडी टू प्रोसीड, क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके, फिर आता है क्या क्या इंस्टॉल करना है। सेलेक्ट प्रोडक्ट्स टू अपग्रेड, एक तो है MySQL सर्वर, फिर MySQL वर्कबेंच और MySQL शेल। ये 3 अलग अलग काम करेंगे। वर्कबेंच आपको UI टाइप सर्विस देगा, सर्वर तो सर्वर है, सर्वर में फाइलें वगैरह सेव हो जाएगी, वो एक्चुअली हार्ड डिस्क टाइप काम करेगा। वर्कबेंच तो आपको अब पता है। शेल क्या करेगा, शेल एज ए CLI अप्रोच प्रोवाइड करेगा। CLI मतलब कमांड लाइन अप्रोच, जो जनरली हम कंपनीज में कभी भी UI में काम नहीं करते। हाँ, सिक्वल में करते हैं, बट इन जनरल जैसे कि हमें कुछ कमांड या फिर कुछ चाहिए, जैसे मॉडल डिप्लॉय करना है, ये डेटाबेस क्रिएट करना है, तो हम CLI अप्रोच से करते हैं, क्योंकि CLI में कमांड्स होती है, उनका ऑर्केस्ट्रेशन हो सकता है। UI में ऑर्केस्ट्रेशन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो और UI में काफी चीजें सिंपल होती है, तो UI कभी यूज नहीं करते हम। UI मतलब कि एक वेबसाइट है और वेबसाइट से आप बटन दबा रहे हो इधर उधर जाके,
तो बटन दबाने उतना सिंपल नहीं होता है हमारा वर्क। हमारा वर्क CLI अप्रोच से कमांड लिखना, फिर और उसको ऑर्केस्ट्रेट करना, उसको ऑर्केस्ट्रेट मतलब कि उसकी पाइपलाइन बनाना, ये सारे के काम करते हैं। तो शेल भी लगेगा हमें। अभी के लिए इतना ही समझ के चलो कि जब प्रैक्टिकल हो जाएगा तब और चीजें समझ में आ जाएगी एग्जैक्ट क्या होता है। तो सेलेक्ट अ प्रोडक्ट टू अपग्रेड, ओके, बट अपग्रेड इंस्टॉल्ड कौन सा प्रोडक्ट है और अपग्रेड कौन सा करना है? नहीं करना है हमें अपग्रेड एक्चुअली। तो नहीं, कैंसिल नहीं करना है एक्चुअली। कैंसिल कर दिया पूरा सिस्टम कैंसिल हो जाएगा। बट अच्छा, अनचेक करो, इन तीनों को अनचेक कर दो। अब नेक्स्ट आता है क्या, देखेंगे हम। नेक्स्ट बटन, ओ यार नेक्स्ट बटन क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, इनको अपग्रेड कर दो एक बार। अपग्रेड के ऊपर क्लिक कर दो। अपग्रेड के ऊपर क्लिक करने के बाद, ओ अच्छा अभी आ गया कुछ। हाँ रुको फिर, अब निकालो उनको, चेक बॉक्स को हटा दो। नहीं आएगा, नहीं आ रहा है। नहीं ठीक है, सेलेक्ट कर दो, सेलेक्ट कर दो, कोई नहीं। नेक्स्ट कर दो। थोड़ा सा वक्त लग सकता है क्योंकि वो अब डाउनलोड होगा वो। हाँ ठीक है, एग्जीक्यूट कर लो। अपग्रेड हो रहा है। तब तक कोई क्वेश्चन है डेटाबेसेस के बारे में तो पूछ सकते हो गाइस, क्योंकि तब तक ये चलेगा बैकग्राउंड में हमारा। किसी को और जानना है या फिर कुछ बात समझ में नहीं आई? और ये सब हम जनरली क्या करते हैं, पाइथन में लेके आते हैं। टेबल्स को क्या करेंगे, जैसे CSV फाइल को pd.read CSV करते हैं ना, इन अ सेम वे SQL की सेलेक्ट क्वेरी यूज करते हैं हम, और पाइथन में उसको लेके आते हैं। पाइथन में लेके आने के बाद उसका डेटा फ्रेम बनाते हैं। तो डेटा फ्रेम बनने के बाद तो पता ही है आपको क्या कुछ करना पड़ता है। बट ये वाला फ्लो होता है रियल लाइफ में। अब वो लोग कनेक्ट कैसे करते हैं क्या नहीं, तो मैं सिखा दूंगा आपको। और वैसे भी हमारा कोई सीनियर होता है, कोई मैनेजर या फिर कलीग होता है, वो हमें वो स्क्रिप्ट दे देता है, हाउ टू कनेक्ट SQL डेटाबेस इन पाइथन। वो स्क्रिप्ट वो दे देगा, सिर्फ आपको एग्जीक्यूट करना है। और फिर जो भी आपको सेलेक्ट स्टेटमेंट वगैरह है वो चेंज करके उसका डेटा फ्रेम बना के फिर आगे बढ़ना है। तो दे देगा, कोई ना कोई दे देगा। बट अगर बहुत ही स्क्रैच से हो रहा है और अकेले डेटा साइंटिस्ट हो आप, कोई जान पहचान वाला नहीं है, तो फिर आपको ही करना है वो सारी चीजें, जैसे कि मैंने कई बार की है। अब अलग अलग लाइब्रेरीज आती है उसके लिए। अगर आपको रेड शिफ्ट में कनेक्ट करना है, तो रेड शिफ्ट कनेक्ट करने के लिए बोटो 3 वगैरह लाइब्रेरीज आती है, तो आप वो यूज करो। बिग क्वेरी आपको मतलब वहां पे कनेक्शन चाहिए, उसको कनेक्ट करना है बिग क्वेरी को आपके लोकल पाइथन नोटबुक में। तो एआई प्लेटफॉर्म, या फिर एआई प्लेटफॉर्म नहीं बोलूंगा मैं, बट बिग क्वेरी के कुछ मॉड्यूल्स होते हैं वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे आपको। सारे सिंटैक्सेस आ जाएंगे ऑनलाइन। और उसकी एक कनेक्शन स्ट्रिंग भी होती है। कनेक्शन स्ट्रिंग मतलब यूजर आईडी, पासवर्ड वगैरह वगैरह सारा सब कुछ।
बोलोगे वो कौन देता है, वो हमें हमारा मैनेजर वगैरह दे देता है वो कनेक्शन स्ट्रिंग। तो हमें पता होना चाहिए कि क्या मांगना है। आपको कनेक्शन स्ट्रिंग भी दिखाऊंगा, अगर मैं भूल गया तो आप पूछ लेना क्या आप वो दिखाने वाले थे कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग यानी क्या, एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब कि एक वन लाइन ऑफ कोड लिखा होता है, वहां पे आप डेटाबेस का नाम, पोर्ट, उसका यूजर नेम, पासवर्ड, यूआरएल, वो सब कुछ वहां पे होता है। इट्स अ काइंड ऑफ ऐसे की। अब सर्विस अकाउंट की क्या है, अगर किसी को नहीं पता तो सर्विस अकाउंट की जैसे गूगल का क्लाउड है, गूगल क्लाउड को आपको CLI में कुछ करना है वहां पे, तो उसको ऑथेंटिकेट करना जरूरी होता है, वहां पे लॉग इन करना जरूरी होता है। तो उसके लिए आपको एक फाइल चाहिए, उस प्राइवेट की वगैरह जो जहाँ जो भी मतलब वहां पे टोकन प्राइवेट की वगैरह लिखा होता है, वो हमें की चाहिए होती है जेसन फॉर्मेट में। तो उससे हम एक्टिवेट कर देते हैं हमारा अकाउंट। वो भी मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको, लिख लेना कहीं पे, जैसे की के बारे में आप अ, बताना चाहते थे, राइट? तो मैं क्योंकि वो सब कुछ रियल लाइफ है। एक बार हमारा ये थोड़ा कुछ बेसिक बेसिक हो गया तो फिर सीधा हम, अब ये दो ही लैंग्वेज है, एक तो पाइथन और सिक्वल, ये हो गई तो फिर। और हाँ, प्रोजेक्ट मैंने एक दिया है, प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है। आपको क्या करना है, कुछ एक सिंपल प्रोजेक्ट है, ठीक है, बट वहां पे भी आपको कुछ रिसर्च करनी है, तो लिख लो क्या रिसर्च करनी है। एक तो आपको करना है RFM एनालिसिस, RFM एनालिसिस लिख दो ये टर्म। आपको सर्च फिगर आउट करना है RFM होता क्या है। रिसेंसी फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग बोलते हैं उसको। रिसेंसी फ्रीक्वेंसी मॉनिटरी एनालिसिस, RFM एनालिसिस। और एक लिख दो कस्टमर सेगमेंटेशन, कस्टमर सेगमेंटेशन। ये दो हिंट मैंने दे दी है आपको। और डेटा क्लीन नहीं है शायद, आपको डेटा क्लीन करना पड़ेगा। अब देखो कैसे करते हो, कैसे कर पाते हो, कैसे नहीं। कहीं पे डॉट की जगह पे कॉमा लिख दिया है उन्होंने। टोटल सेल्स कितना है तो 5,46 ऐसा लिख दिया है, वो 5.46 है। तो आप फिगर आउट करो, राइट? सिमिलर डेटा सेट निकालो। सिमिलर डेटा सेट कैसे निकालोगे, उसके लिए एक मैं कीवर्ड दे देता हूं आपको, कस्टमर ट्रांजैक्शन डेटा लिख दो, वो भी कीवर्ड, ट्रांजैक्शन डेटा, कस्टमर ट्रांजैक्शन डेटा। अभी एक्चुअली कोई कोई नहीं बताता, पता है आपको कि कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं बताएगा, हमें बोलेगा। अब रिक्वायरमेंट, बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या आई थी मेरे पिछले कंपनी में, मैं आपको बता देता हूँ। अब क्या करो आप, वो था USA प्रोपेंसिटी प्रोजेक्ट, प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी टू सेल। अब प्रोपेंसिटी के बारे में थोड़ा सा सर्च करो, प्रोपेंसिटी, PROPENSITY, प्रोपेंसिटी। तो प्रोपेंसिटी के भी काफी टाइप्स है, प्रोपेंसिटी टू सेल, प्रोपेंसिटी टू बाय। प्रोपेंसिटी यानी पोटेंशियल कस्टमर्स फाइंड आउट करना अप सेलिंग के लिए या फिर क्रॉस सेलिंग के लिए। अप सेलिंग क्या होती है, एक प्रोडक्ट लेने के लिए, 1 किलो शक्कर लेने के लिए मैं बोला कि सर 2 किलो लोगे, तो 1 ले लिया, अप सेलिंग कर दिया, एक ही प्रोडक्ट को और एक बार बेच दिया मैंने।
और या फिर कई बार बेच दिया, आज भी बेचा, मैंने बोला कि कल सर आप आओगे तो 1 रुपए दूंगा, वो कल भी आ गया, कल भी मैंने बेचा, अब सेलिंग कर रहा हूँ एक ही प्रोडक्ट की बार बार उसको बेच के। क्रॉस सेलिंग एक होती है, वो शक्कर लेने आया तो मैं बोल रहा हूँ कि सर पत्ती भी ले लो, शायद आपको लगेगी, तो क्रॉस सेलिंग हो गई। एक प्रोडक्ट खरीदने आया तो दूसरा भी प्रोडक्ट उसके हम फोर्स कर रहे हैं उसको लेने के लिए, तो ये या फिर हम मार्केटिंग कर रहे हैं। तो देख लो, कस्टमर्स फाइंड आउट प्रोपेंसिटी कस्टमर्स कैसे करोगे, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स में से हाई वैल्यूड, मीडियम वैल्यूड, लो वैल्यूड कस्टमर्स कैसे निकालोगे आप, इसी को बोलते हैं कस्टमर सेगमेंटेशन। प्रोपेंसिटी मॉडलिंग, लिख दो ये भी वर्ड, प्रोपेंसिटी मॉडलिंग। ये रियल लाइफ प्रोजेक्ट है जो भी दिया है, कई लोगों ने किया हुआ है प्रोजेक्ट, बट वो होता रहेगा, इसके ऊपर काम चलता रहेगा। तो आपके 2 ग्रुप्स एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, 2 ग्रुप में मुझे ऐड करना चाहोगे तो करो, नहीं करना चाहो मत करो, बट हमें रिजल्ट चाहिए एट द एंड, राइट। यस सर। अब जैसे कि मुझे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गया कि वो बोले ये कर दो आप, जो प्रोडक्ट्स निकालने हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स ज्यादा इन कॉम्बिनेशन बेचे जाते हैं, कॉम्बिनेशन में कौन से प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं उसका एनालिसिस करो। अब इतना रॉ टर्म में उन्होंने लिख दिया ना कि मुझे पता ही नहीं लग रहा था कि मैं रिसर्च मतलब सर्च क्या करूँ गूगल पे, कि फिर मैंने थोड़ा थोड़ा एक 2 दिन कंटिन्यूअसली सर्च करने के बाद मुझे कुछ कीवर्ड्स मिलने लगे, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट एनालिसिस, ये फिर मैं सर्च करने लगा एक दिन बाद। फिर उसी दिन मुझे 3-4-5 घंटे सर्च करने के बाद 1-2 और की टर्म्स मिली, एसोसिएशन रूल माइनिंग, मार्केट बास्केट एनालिसिस, ये वाले कुछ कुछ मुझे सिमिलर सिमिलर टर्म्स मिली, तो मैं फिर वो सर्च करने लगा, और ऐसे ऐसे करके मैंने वो प्रोजेक्ट कर दिया। तो रिक्वायरमेंट जो होती है वो बहुत क्लियर नहीं होती, हमारे डेटा साइंस की लैंग्वेज में नहीं होती, और क्योंकि हम भी डिमांड बेस्ड स्टडी करते हैं, हमारी जो रिसर्च होती है वो डिमांड बेस्ड होती है, मतलब कि एक प्रोजेक्ट आ गया और हम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट को, और उसकी स्टडी फिर रिसर्च शुरू कर दिया हमने। 1 मिनट पढ़ने दो मुझे एक बार, ठीक है, नेक्स्ट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट कर दीजिए। 1 मिनट, सर्वर फाइल परमिशंस, do you want MySQL installer to update the server file permissions for you? Yes, grant full access to user and Windows service and administration groups only. Administrator groups. Other users and will not have access. Yes, but let me review and configure level up. I will manage information. yes ही कर दो। yes नहीं 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 दूसरा नहीं, पहला वाला yes। अब apply configuration, click to apply the changes, update permission for the data folder and related server files, update starting the server configuration steps। जरूरी नहीं है लगता है एग्जीक्यूट, तो एक मिनट है, 1 मिनट लो, एक रिक्वायरमेंट और क्या लिखा है हमने, लॉग्स में जाओ एक बार, कुछ नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स, कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स में क्या था, 1 मिनट सिर्फ,
Update permission for data folder and related server files, then starting the server and upgrading system tables, updating the start menu link. नहीं ठीक है, एग्जीक्यूट कर लो विदाउट सेलेक्टिंग एनीथिंग. फिनिश. फिर आता है प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन. एक मिनट, प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन है क्या मेरे पास उसका? प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन में 3 प्रोडक्ट एक्चुअली आने चाहिए. SQL सर्वर ही आ रहा है, SQL रूटर और सैंपल्स एंड एग्जांपल्स नहीं आ रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट कर दीजिए. The upgrade has been completed. Please click finish to close the wizard. ठीक है, कर दीजिए फिनिश. तो थोड़ा मुझे लगता है UI सिंपल आ गया है, पता नहीं. UI मतलब ये इंस्टॉलेशन प्रोसीजर काफ़ी सिंपल आ गया है. मेरे पास काफ़ी सारे स्टेप्स हैं और भी. देख लेते हैं क्या क्या है. यहाँ पे क्या आएगा? कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे. अब ऐड, मॉडिफाई, अपग्रेड, रिमूव, इतना ही. कैटलॉग में क्लिक करो एक बार. मुझे लगा कुछ चल रहा है. प्रोडक्ट वाज लास्ट चेक्ड. ठीक है, कैंसिल कर दो. यस करो. SQL सर्वर पे एक बार क्लिक कर दो. SQL इंस्टॉलर ऐड पे क्लिक करो. राइट साइड ऐड बटन है. अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन पे देखो. सैंपल्स और एग्जांपल्स पे क्लिक करो. हाँ, क्लिक कर दो. और हाँ हाँ राइट. तो पूरे सैंपल्स और एग्जांपल्स पूरा ही कर दो ऊपर से. जो ऊपर वाला था ना, सैंपल्स और एग्जांपल्स. हाँ, ये वाला. अच्छा, नहीं जा रहा है क्या? ठीक है, एप्लीकेशंस पे क्लिक करो एक बार. SQL राउटर ये ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे पास. माई SQL राउटर है. इसको मत करो, सिर्फ अब नेक्स्ट कर दो बस. हमें सिर्फ एग्जाम्पल फाइल चाहिए. एग्जाम्पल फाइल मतलब हमें अपलोड करने की जरूरत है नहीं अब. ऑटोमेटिक कुछ फाइलें उन्होंने हमारे प्रैक्टिस के लिए दी गई है, मतलब दी है उन्होंने. तो हम देख लेते हैं ये फाइलें वही है क्या. कर दो एग्जीक्यूट उसको. हाँ,
ठीक है, एक मिनट। कनेक्ट टू सर्वर, MySQL सर्वर, स्टैंड अलोन सर्वर रनिंग, यूजर नेम पासवर्ड दे दीजिए आप। रूट, और हम क्या करेंगे, पासवर्ड 1234 लिख दो, रूट लिख रहने दो, 1234 चेक करो उसको। हाँ? उसको रिमूव कर दो, पासवर्ड को रिमूव करो सिर्फ। अच्छा, चेक नहीं आ रहा है क्या? चेक नहीं हो रहा है? चेक नहीं आ रहा है सर। ठीक है, इसको कैंसिल कर दो। एक मिनट, नेक्स्ट आ रहा है इसको अनचेक करने के बाद, नेक्स्ट बटन अनचेक करने के बाद, चेक करने के बाद तो नहीं आ रहा है, अनचेक करने के बाद देख लो एक बार आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, कैंसिल कर दो इस प्रोसेस को। यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है। हाँ कर दो नेक्स्ट। हाँ नहीं, यहाँ पे तो आ जाएगा लगता है, ठीक है फिनिश कर दो। सैंपल्स एग्जांपल्स आ गए। मॉडिफाई, ऐड के ऊपर क्लिक किया था हमने। यस ऐड के ऊपर क्लिक किया था। ऐड के ऊपर फिर से एक बार क्लिक करो, क्योंकि हमें चाहिए काफी सारा MySQL डॉक्यूमेंटेशन, कनेक्टर, पाइथन कनेक्टर, सारे कनेक्टर, ODBC वगैरह, MySQL राउटर, सेल, वर्कबेंच सर्वर, सारे चाहिए। तो यहाँ पे तो 2 ही दिया है इन्होंने, तो एडिट लिखो, वहां पे ऊपर जो है एडिट, वो देख लो एक बार, एडिट क्या है? एडिट ऑल सॉफ्टवेयर करंट बंडल, ठीक है, बाहर आ जाओ, इसे कैंसिल कर दो इस पूरे प्रोसेस। पता है अपग्रेड, मॉडिफाई, अपग्रेड, रिमूव। मॉडिफाई करो एक बार, मॉडिफाई जाओ, ठीक है। कुछ नहीं क्लिक करना है आपको, बाहर आ जाओ, अपग्रेड और रिमूव, और फिर बाद में कैटलॉग है, ठीक है। अब देखो लोकल में कहीं पे MySQL इंस्टॉल हो गया है क्या आपके? क्लिक कर दो उसको, MySQL शेल पे, और दोनों ओपन चाहिए मुझे, MySQL शेल प्लस MySQL वर्कबेंच। अब जो मैं सेल बता रहा था, CLI अप्रोच बता रहा था, CLI यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस ऐसा दिखता है कुछ, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन, तो काफी मुंडेन होता है ये, राइट। अब इसको क्या करो, एक सेकंड मुझे दे दो आप। सेल, ओके, वर्कबेंच ओपन करो एक बार। हाँ, MySQL कनेक्शन जो है, लोकल इंस्टेंस MySQL 80, इसके ऊपर क्लिक करो। हाँ राइट, नीचे वाला डबल क्लिक, बस आ जाएगा। ये हो गया आपका SQL का डेटाबेस, SQL का वर्कबेंच, MySQL का वर्कबेंच हो गया ये। तो कुछ कमांड्स लिखी गई है,
क्लाइंट कनेक्शन, यूजर्स, डेटा एक्सपोर्ट, डेटा इंपोर्ट और रिस्टोर डेटा। डेटा देखना है हमें अब। आप एक टाइप कर दो, शो डेटाबेस करो, शो डेटाबेस, बाकी डिलीट कर दो, बाकी सारी कमांड जो है ना वो डिलीट कर दो, सिर्फ शो डेटाबेसेस करो, शो डेटाबेस लिख दो। शो डेटाबेस, इसको रन करो। इसी के कहाँ पे है आप, ये फिगर आउट करो। एग्जीक्यूट कर दो। नहीं हो रही है शो डेटाबेस। वो ये लिख दो, एल के बाजू में जो है सेमीकोलन वो टाइप कर दो। अब रन करो एक बार। डेटाबेसेस करो, डेटाबेसेस, यस, यस लिख दो। अब करो। ठीक है, ये वाले डेटाबेसेस है। अब डेटाबेसेस में कई सारी फाइलें होती है। शो डेटाबेस कर दिया तो हमें डेटाबेस, बट एक्चुअली यूज करना पड़ता है, उससे पहले डेटाबेस यूज करना पड़ता है। तो नीचे आओ, नीचे लाइन में लिखो, सेल नंबर 2 में लिख दो आप, यूज, यूज स्पेस, डेटाबेस का नाम लिखना पड़ेगा हमें, कोई भी एक। डेटाबेस का नाम क्या है, फोटो स्टोर करो एक बार, स्टूडेंट कर दो, स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट करो, यूज स्टूडेंट। और इस पूरी लाइन को डबल क्लिक करके, मतलब ये कर दो, सेलेक्ट करो। हाँ, अब इसको एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूट हो गया लगता है, ठीक है। अब हम यूज कर सकते हैं स्टूडेंट को। अब आप क्या करो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्पेस 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 स्पेस। नहीं, स्पेस स्पेस दे दो, सेलेक्ट के बाद स्पेस, स्टार के बाद स्पेस, राइट। हाँ, अब इसको रन कर दो। स्टूडेंट के ऊपर भी कॉलन लगेगा, कॉमा बाद ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा। स्टूडेंट ऊपर वाला यूज कर रहा है, टर्मिनेशन, टर्मिनेशन हो जाएगा। शो डेटाबेसेस कर दिया आपने। यूज स्टूडेंट, यूज स्टूडेंट जो है पहले कट करो आप, डेटा शो डेटाबेसेस कट कर दो। अब यूज स्टूडेंट रन करो, डिलीट कर दो इसको। अब सिर्फ, हाँ ठीक है, अच्छा कर लो ये। इसमें कुछ नहीं है क्या, दूसरा देख लो। शो डेटाबेसेस करके कौन सा लिखोगे, माई सिक्वल करो, माई सिक्वल डेटाबेस, माई सिक्वल, यूज माई
हाँ, बाकी ऊपर नीचे वाला सब कुछ कट करो, रिमूव करो, और सिर्फ सेकंड वाला रन होना चाहिए। अब लिखो सेलेक्ट स्टार, सेलेक्ट, नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली ये नहीं, एक मिनट। अब ये हो गया मेरा डेटाबेस, एक्चुअली टेबल नहीं हुआ है इसलिए वो नहीं शो कर रहा है। हाउ टू शो, हमें ये देखना पड़ेगा कि हाउ टू गेट टेबल नेम्स इन SQL। हाउ टू tables from databases in MySQL। show tables, शो टेबल्स उतनी ही कमांड रन होनी चाहिए, ठीक है। शो टेबल्स, हाँ, ये वाले टेबल्स आ गए। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हेल्प, हेल्प टॉपिक को जो भी लिखना है, एक एक टेबल कोई भी लिख दो। सिर्फ उतनी सेल रन होनी चाहिए। सेल रन करने के लिए क्या कर रहे हो आप, कौन सी कमांड प्रकाश? Shift Control Enter. Shift Shift- Control Enter and Shift Control and Enter. शिफ्ट कंट्रोल एंटर आप यूज करो, नहीं तो फिर वहां पे मैन्युअली यूज करो, जो भी करना है, राइट। Yes, sir. ठीक है, शेयर करो अपनी स्क्रीन। ठीक है, ये देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स है। अब ये क्वेरी करने के लिए हमें एक्चुअली SQL लैंग्वेज सीखनी है। ये तो RDBMS हो गया, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। अब हम इससे इंटरैक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सिंपल सिंपल स्टेटमेंट्स लिख के हमें डेटा आउटपुट में मिल रहा है, तो इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो एज ए CSV फाइल, जो भी करना है वो सब कुछ यहाँ पे हम धीरे धीरे सीखेंगे। तब तक आपका जॉब ये है कि आपको एक नॉर्मल डेटा ढूंढना है इसमें, कोई भी एक नॉर्मल डेटा, डेटाबेस, डेटाबेस या फिर टेबल। नॉर्मल यानी क्या, कि जहाँ पे हम क्वेरी कर सकते हैं। जैसे कि कहीं पे फर्स्ट नेम है स्टूडेंट का, लास्ट नेम है, उनका ईमेल है, एड्रेस एड्रेस है, एक्टिव नहीं एक्टिव, डेट कॉलम है, लास्ट अपडेट कॉलम है, ऐसे कुछ कॉलम्स आपको कहीं पे दिखते हैं क्या, वो कल तक ढूंढ के आने हैं, मतलब थर्सडे तक ये काम करना है आपको। और एक अच्छा टेबल हमें प्रैक्टिस के लिए चाहिए, सिर्फ आपको रिकमेंड करना है मुझे वो टेबल इन इन सारे डेटाबेसेस और टेबल्स में से। आपको पता है कि हाउ टू गेट टेबल्स, हाउ वी कैन गेट द डेटाबेसेस बाय यूजिंग शो कमांड, हाउ टू यूज द डेटाबेस बाय यूजिंग यूज कमांड, और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। ये इतना आज के लिए याद रखो, ये 4-5 कमांड्स सारे लोग। अब आपका होमवर्क आज के लिए क्या होगा, ये इंस्टॉल करना। एक्चुअली मुझे सारी लैंग्वेजेस खत्म करनी थी क्योंकि उसका ज्यादा मतलब बनता नहीं है, और आप शेल भी एक्सप्लोर करोगे, ठीक है, आपके साइड से। अब ये तो UI है, सेल सेल में जाओ प्रकाश एक बार। सेल में मतलब ये वाले अपना CLI अप्रोच में, CLI में, हाँ, यहाँ यहाँ पे भी आपको सब एक्सप्लोर करना है, सेम चीजें यहाँ पे डालनी है। शो डेटाबेसेस कर दो, एंटर प्रेस करो, जो भी है, शो डेटाबेसेस, करो, फिगर आउट करो वो चीज।
बाद में इसको सर्च करो ऑनलाइन और इसको ट्राई टू फिगर आउट। अगर नहीं हो पा रही है किसी से भी तो फिर हम रिजॉल्व करेंगे वो इशू बैठ के। यस सर। हाँ, हो सकता है कि और 10-15 मिनट लगे, बट हो जाएगा, वो बड़ी बात है नहीं। और कहीं पे एक जगह पे हमें काम करना है, सिक्वल शेल में करो या फिर यूआई में करो। सिक्वल के लिए बोथ आर फाइन। सीएलआई से ज्यादा यूआई पे ही काम करते हैं हम इस केस में, एटलीस्ट सिक्वल केस में। बाकी सब जगह पे सिर्फ और सिर्फ सीएलआई यूज करते हैं हम, बट सिक्वल के लिए जनरली हम यूआई यूज करते हैं, नॉट सीएलआई। तो दोनों अप्रोच है अलग अलग। ये मोर इंट्यूटिव है, यहाँ पे दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई। तो बाकी लोगों को क्या करना है आज? तो ये इंस्टॉल करना है एक, तो इसके टेबल्स आपको देखने हैं, एनालाइज करना है, और बेस्ट टेबल मुझे रिकमेंड करना है ताकि हम आगे से उसी टेबल के ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर पाए सेलेक्ट स्टेटमेंट से। फिर उसके बाद क्या करना है, जो प्रोजेक्ट दिया गया है उसके ऊपर क्विकली डिस्कस करना है आपको। थोड़ा सा चाहिए तो एक 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो आप, आधे घंटे का ब्रेक ले लो, आपस में कनेक्ट करो, 2 ग्रुप बोले हैं मैंने। तो क्या करना है, कैसे स्ट्रैटेजी करनी है, आरएफएम एनालिसिस क्या होता है, ये जस्ट एक बार ओपन करके देख लो। सब लोग डिस्कस करो, एटलीस्ट डेटा कैसा है क्या नहीं है, कौन क्या करेगा, कैसे कैसे डेटा एक्सप्लोर करेगा, ये डिसाइड करो आपस में। एक 15-20-25 मिनट का कॉल अरेंज करो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आधे घंटे से ज़्यादा, हर रोज आधा घंटा। फिर हो सकता है लास्ट में आपको काफ़ी समय तक मीटिंग अरेंज करनी पड़ेगी, बट शुरुआत में आधा घंटा सफिशिएंट है 3 दिन के लिए आगे। और आपको डेक प्रिपेयर करना है, फाइनल नोटबुक और डेक। फाइनल नोटबुक होगी, मान के चलो कि आप आपके ग्रुप में सिर्फ आपको आइडियाज डिस्कस करने हैं, ना कि कोड अपना खुद लिखना है। सब लोगों ने आइडियाज डिस्कस करेंगे आप सिर्फ उस कॉल में। और ये होने के बाद मान के चलो कि फ्राइडे तक आपने ये कर दिया सब कुछ, फ्राइडे या सैटरडे 2 दिन आप क्या करोगे, फाइनल नोटबुक तैयार करोगे। मान के चलो कि प्रकाश ने कुछ कोड लिख दिया, स्वप्निल ने लिख दिया, आलोक अजय ने लिख दिया, मोनिका ने कुछ कोड लिख दिया, तो ये सारा ग्रुप कलेक्ट हो जाएगा, फाइनल नोटबुक में चला जाएगा। डिटेल्ड नोटबुक चाहिए, कोई भी मेरे इस पे कैपस्टोन प्रोजेक्ट 1, 2, 3, 4 जो भी है आप सर्च करो, सिमिलर फाइनल नोटबुक चाहिए मुझे, उसी सिमिलर वे में डिटेल्ड नोटबुक विथ comments and findings, और इंडिविजुअल नोटबुक तो आप मेंटेन करोगे, उसकी लिंक आप ग्रुप में, आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप में हर रोज डालेंगे। हर रोज मुझे देखना है आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो, हर एक की लिंक आनी चाहिए वहां पे। तो हर रोज मान के चलो 4-4 लोगों का ग्रुप है, तो 4-4 लिंक्स, 8 लिंक्स में हर रोज रिव्यू करूंगा। कभी भी डालो दिन में, कभी भी, बट 24 घंटे में एक लिंक होनी चाहिए वहां पे। वैसे 7 लिंक, 6 एटलीस्ट 6 लिंक होनी चाहिए 6 दिन। और 7वें दिन आप फिर साथ में बैठ के कंपाइल करोगे सारे कोड्स को, एक अच्छे फॉर्मेट में लिख लोगे। एक दो जन इसके ऊपर काम करेंगे डेक प्रिपेयर करने के लिए। और संडे हम मिलेंगे क्लास के बाद, आपका आधे घंटे का सेशन होगा इसके ऊपर, आधे घंटे का आपका प्रेजेंटेशन, 15-15 मिनट सिर्फ मिलेंगे आपको। मतलब राजेश जी, एक चीज पूछना था। हाँ, जैसे हम लोग वो जो आपने वर्कशीट दी है उसमें तो एक ही वर्कशीट तो हर वीक में करनी है हमें? क्या फिर से पूछे? आपने जो वर्कशीट के दिया था कि हाँ ये यहाँ पे वर्कशीट है हमारे इस वाल पे, हाँ, तो आप पे एक ही वर्कशीट तो हमें करनी है एक दिन में, मतलब एक हफ्ते में? एक वर्कशीट मैं नहीं समझा,
वो दिया था आपने। वर्कशीट दिया था, मतलब कि असाइनमेंट शीट बोल रहे हो आप? हाँ, असाइनमेंट शीट, उसमें एक ही असाइनमेंट तो उठा के करना मेरे एक वीक में। असाइनमेंट अलग बात है, ये हम इसकी चर्चा कर रहे हैं अभी, प्रोजेक्ट की। असाइनमेंट्स आपको 3 करने हैं, बट उसमें थोड़ी सी मैं ढील देना चाहता हूँ आपको। अगर आपको लग रहा है कि प्रोजेक्ट में ज़्यादा समय लग रहा है मेरा, तो मैं अगले अगले संडे तक सिर्फ 2 असाइनमेंट और एक्सपेक्ट करूंगा आपसे। मैंने थर्सडे तक बोला था, बट संडे तक आप वो 2 असाइनमेंट, एटलीस्ट 2 असाइनमेंट कर सकते हो। उसमें से पहली ऑलरेडी की हुई है आपने सब लोगों ने, उसकी लिंक सिर्फ सेंड करो। बाकी 2 जो असाइनमेंट हो आप वो कर दो सिर्फ संडे तक, ठीक है, अलॉन्ग विथ योर प्रोजेक्ट। वो इंडिविजुअल होगा, अलग अलग, खुद सब लोगों का वो अलग अलग होगा, असाइनमेंट्स अलग अलग है, सिर्फ प्रोजेक्ट्स हम मतलब कंबाइनली ले रहे हैं। अब नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो अलग अलग टीम को अलग अलग मिलेगा, अभी के लिए एक ही मिलेगा, क्योंकि आप भी, आपके बीच में थोड़ा सा कंपटीशन भी रहे। किसी ने अच्छा काम किया है और अच्छा काम किया है, तो आप ही 2 ग्रुप्स में हम कंपेयर करेंगे, राइट, किसने अच्छा काम किया है। तो उसके लिए फिर आगे आगे से तो हम अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, ताकि आपको आप मतलब 2 ग्रुप है तो एक दूसरे का आप सीख सकते हो एटलीस्ट प्रोजेक्ट। चलिए धीरे धीरे वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी के लिए फिर यहीं पे रुकते हैं, क्योंकि आपको अब फिर से कनेक्ट करना है, राइट। और आज का दिन है आपके पास, तो थोड़ा सा एटलीस्ट 2 या 3 घंटे लगा दो आज के दिन, एटलीस्ट बोलता हूँ मैं, इंडिविजुअली। यस सर। हाँ ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं थर्सडे शाम 10 बजे। अब ये टाइम नोट ही कर लो आप कहीं पे। सैटरडे संडे सुबह 10 बजे, थर्सडे रात को 10 बजे। यस सर। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू।